Hello friends, I am CSCMA Debashish Goswami and I welcome you to a brand new topic of slum sale. This concept of capital gain has attracted attention of many students because this is a bit complex, bit confusing topic, but I will make sure that you understand it very well. आपको बहुत आराम से, बहुत आसानी से समझ में आ जाए. सीए इंटर डायरेक्ट टैक्सेशन, सीए में इंटर डायरेक्ट टैक्सेशन, सीए में फाइनल डायरेक्ट टैक्सेशन वाले बच्चे इसको आराम से देख सकते हैं. मैं सारे कंसेप्ट्स को यहाँ पे बताऊंगा और कंसेप्ट्स को बताने के बाद दो क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, एक सीएमए के फाइनल के स्टडी मैट के और एक सीए के क्वेश्चन को मैंने उठाया है और दोनों क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए. गॉट इट? चलिए शुरू करते हैं. तो स्लम सेल एज द वर्ड सजेस्ट, होता क्या है स्लम सेल? स्लम आपने वर्ड पहले भी सुना होगा, जैसे लम सम मनी देने की बात करते हैं हम, वैसे ही कई बार जब अपन सेल ना पूरा उठा के पूरे अंडरटेकिंग का सेल कर देते हैं उसको हम कहते हैं स्लम सेल. गॉट इट? तो ये कहाँ पे डिफाइंड है? सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. इसका जो डेफिनेशन दिया हुआ है दोस्तों, इसका डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 42 सी के अंदर. इसका डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 42 सी के अंदर है. लिखा क्या गया है? आसान भाषा में अगर मैं बोलूँ तो ये लिखा गया है कि जब भी आप कोई सेल करेंगे तो सेल दो टाइप के होते हैं, कि आपने पूरा का पूरा अंडरटेकिंग ही बेच दिया, या तो दूसरा क्या होता है कि आपने एक एक एसेट का वैल्यूएशन किया और एक एक एसेट को आपने बेचा. तो अगर आप इंडिविजुअल एसेट को बेच रहे हैं तो हम कभी भी उसको स्लम सेल नहीं कहेंगे. जब आप पूरा का पूरा उठा के अंडरटेकिंग बेच देंगे तो अपन उसको क्या कह देंगे? स्लम सेल. सो दिस इज नथिंग बट अ सेल ऑफ द होल अंडरटेकिंग. इज दिस क्लियर? अब सेक्शन नंबर 50 बी में जब अपन जाएंगे तो यहाँ पे कई सारे ना आपको नए नए पॉइंट्स मिलेंगे जो कहीं और नहीं है. ठीक है, नॉर्मली अगर अपन कैपिटल गेन निकालते हैं तो कैपिटल गेन निकालते समय हमारा तरीका क्या होता है? सबसे पहले तो अपन सेल कंसिडरेशन ले लेते हैं और सेल कंसिडरेशन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को माइनस करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट बचता है उसको अपन कैपिटल गेन कह देते हैं. गॉट इट? यहाँ पे क्या क्या होगा देखिए. सेल कंसिडरेशन जो अपन यहाँ पे लेंगे वो हम लेंगे एफएमवी. कौन सा सेल कंसिडरेशन लेंगे हम लोग? एफएमवी, फेयर मार्केट वैल्यू. आपके फेयर मार्केट वैल्यू कितनी अंडरटेकिंग की वो ले लीजिए आप. माइनस करेंगे यहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को. सॉरी, मैं एक चीज और बता देता हूं. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो मेन मुद्दा है ही. ट्रांसफर एक्सपेंस को भी आप माइनस करते हैं यहाँ पे. तो ट्रांसफर एक्सपेंस जैसे माइनस होता है ना वैसे यहाँ पे माइनस होगा, कुछ भी नई चीज नहीं है यहाँ पे. ठीक है, ये आपने माइनस कर दिया. अब मेन क्या है ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप जनरली क्या करते हैं? कैपिटल गेन की हर जगह पे माइनस करते हैं. यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस ना करके आप क्या करेंगे? नेटवर्थ को ले लेंगे. किसको ले लेंगे आप? नेटवर्थ को ले लेंगे. अब सर ये नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट होगा? सारा मुद्दा यही है कि नेटवर्थ कैलकुलेट कैसे होगा. तो मेरी तीन चार बातें सुन लीजिए, नेटवर्थ आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, पूरा कहानी खत्म. नेटवर्थ को कैलकुलेट जब आप करेंगे तो आपको बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा और सारे एसेट और लायबिलिटी को देखना पड़ेगा. अब जनरली क्या होता है बच्चों कि एसेट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं. एक तो डेप्रिशिएबल एसेट और दूसरा नॉन डेप्रिशिएबल एसेट. करेक्ट? अगर कोई एसेट डेप्रिशिएबल एसेट है, किस टाइप का एसेट है? डेप्रिशिएबल एसेट है, तो आप एक काम कीजिए, डेप्रिशिएबल एसेट का डब्ल्यूडीवी ले लीजिए. क्या ले लीजिए? डब्ल्यूडीवी ले लीजिए. अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, क्या है हमारा? नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, ऐसे केस में उसका बुक वैल्यू ले लीजिए. क्या ले लेंगे आप? बुक वैल्यू. इज दिस क्लियर एवरीवन? अब सर दो ही टाइप के एसेट होते हैं आपने बोल दिया, तो दोनों तो ही कवर हो गया, तो दो एरो आपने और क्यों बनाया? तो देखो, आप लोगों ने पीजीबीपी के अंदर पढ़ा होगा कि सेक्शन नंबर 35 एडी में हम कुछ एसेट्स को एक्वायर करते हैं, राइट? क्या उसका भी कोई अगर एसेट पड़ा हुआ है तो उसका कौन सा वैल्यू लेंगे? तो बोला गया है उसका वैल्यू आप ले लीजिए निल. क्या वैल्यू ले लीजिए? निल. इसी तरीके से मान लीजिए अगर स्टॉक भी ट्रांसफर किया गया है, एसेट का ही पार्ट होता है स्टॉक भी, अगर मान लीजिए स्टॉक भी ट्रांसफर किया गया है तो स्टॉक की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? निल. अगर आपने कोई स्टॉक को ट्रांसफर किया है तो स्टॉक से होने वाला जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट की वैल्यू आप क्या ले लेंगे? निल. प्रॉफिट की वैल्यू क्या ले लेंगे? निल. समझ में आया? तो ये दो पॉइंट हो गए. इसके अलावा अगर मान लीजिए आपके पास कोई लायबिलिटीज दी हुई है तो लायबिलिटीज का भी आप क्या ले लेंगे? बुक वैल्यू. इज दिस क्लियर?
अब ये तो मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं है कि एसेट में से लायबिलिटी माइनस होगा तभी नेटवर्थ आएगा, ये तो कॉमन सेंस है। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो एसेट्स की वैल्यू आप क्या क्या लेंगे, आई होप आपको क्लियर हो गया है। डेप्रिशिएबल का WDV आपको लेना पड़ेगा, नॉन डेप्रिशिएबल का बुक वैल्यू लेना पड़ेगा। 35 AD वाला कोई एसेट है तो उसका नील ले लीजिएगा, कोई स्टॉक होगा तो उससे होने वाले प्रॉफिट को भी नील ले लीजिएगा। लायबिलिटी अगर होगी तो लायबिलिटी का क्या ले लेंगे आप, बुक वैल्यू। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ना और मेजर पॉइंट्स है, उन मेजर पॉइंट्स को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या मेजर पॉइंट्स हैं? क्योंकि सिंस यहाँ पे ये चीजें ट्रांसफर हो रही है, तो ट्रांसफर होते समय हो सकता है कि सामने वाले कंपनी में लॉस रहा हो या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन रहा हो। तो सवाल ये आता है कि ये जो लॉस या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, क्या ये लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का फायदा किसको मिलेगा, ट्रांसफरर को मिलेगा कि ट्रांसफरी को मिलेगा? तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे बोल दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है कि यहाँ पे ट्रांसफरर को बेनिफिट मिलेगा, ट्रांसफरी को बेनिफिट नहीं मिलेगा। इफ दिस क्लियर एवरीवन? किसको मिलेगा बेनिफिट, ट्रांसफरर को मिलेगा, ना कि ट्रांसफरी को। गॉट इट? कोई भी डाउट यहाँ तक? और क्या बातें इंपॉर्टेंट बोली गई है? अगर मान लीजिए आपका कोई एसेट है, गुडविल वगैरह जैसे है ना, गुडविल है, जैसे हम परचेज करते समय कोई कंपनी को परचेज किए होंगे तो तब गुडविल जनरेट हुआ होगा, तो गुडविल की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या ले लेनी है, निल। वैसे ये वाली चीज ना जनरली अभी तो फिलहाल पूरे डायरेक्ट टैक्सेशन में इसको कॉमन कर दिया गया है, बट स्टिल। अच्छा, इसके अलावा नेचर क्या होगा गेन का, कैपिटल गेन जो होगा उसका नेचर क्या होगा? क्या उसका नेचर अपन शॉर्ट टर्म कहेंगे या लॉन्ग टर्म कहेंगे? तो शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा, ये वाली बात डिसाइड होगी आपके 36 मंथ से। अगर 36 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म, अगर 36 मंथ से ज्यादा है तो अपन क्या ले लेंगे, लॉन्ग टर्म। क्लियर हो गया? अब ऐसा हो सकता है, इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया केस लॉ है। अब ऐसा हो सकता है कि मान लो ये जो मेरी कंपनी है, इस कंपनी में कुछ एसेट जो है वो 10 महीने पुराने हैं, कुछ एसेट जो है वो 12 महीने पुराने हैं, कुछ एसेट जो है वो 24 महीने पुराने हैं, और बाकी बचे हुए एसेट जो हैं वो मान लो 38 मंथ्स पुराने हैं। क्लियर हो गया? तो कुछ एसेट 10 महीने पुराने, कुछ एसेट 12 महीने पुराने, कुछ 24 महीने पुराने, और बाकी बचे हुए 38 मंथ्स पुराने। अब इस अंडरटेकिंग को मैंने सेल कर दिया है। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या मुझे शॉर्ट टर्म लेना चाहिए या लॉन्ग टर्म लेना चाहिए, या मुझे प्रपोर्शन करना चाहिए कि भैया जितना एसेट का शॉर्ट टर्म निकल रहा है उतना शॉर्ट टर्म लगाएंगे गेन, और जितना प्रोपोर्शन में लॉन्ग टर्म आ रहा है उतना लॉन्ग टर्म करेंगे? क्या लगना चाहिए आपको? तो करेक्ट आंसर है कि ये पूरे के पूरे को अपन लॉन्ग टर्म कह देंगे। क्या कह देंगे अपन, लॉन्ग टर्म। गॉट इट एवरीवन? यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया केस लॉ है, उस केस लॉ में ये निर्णय आया था। क्लियर हो गया? और भी कुछ है क्या? नहीं, और एक दो बातें और कर लेता हूं, छोटी छोटी बातें। ठीक है, हाँ, यहाँ पे ना इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। किसका बेनिफिट नहीं मिलता है? इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर आप लोग ऊपर नोटिस किए होंगे ना, तो मैंने COA लिखा है, मैंने वहां पे ICOA नहीं लिखा है। इंडेक्सेशन का बेनिफिट यहाँ मिलता ही नहीं है। यहाँ पे जितना भी आपका नेटवर्थ है वो बनेगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और वही आपका माइनस होगा, और फिर आपका कैपिटल गेन आएगा, फिर उसका टैक्स निकाला जाएगा। इफ दिस क्लियर एवरीवन? पक्का? तो चलिए एक बार मैं आपको गो थ्रू करा देता हूँ, फिर उसके बाद अपन बुक पे जाएंगे। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको कि ये डिफाइंड कहाँ पे, ये डिफाइंड है कहाँ पे, जल्दी जल्दी बताओ। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 42C में डिफाइंड है। क्या बोला गया है? जब भी आप सेल करेंगे पूरे अंडरटेकिंग का, ना कि किसी इंडिविजुअल एसेट का, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, उसको अपन बोल देंगे स्लम सेल। ये बात की हमने सबसे पहले। फिर हमने क्या बात की कि भैया स्लम सेल को कैलकुलेट करने के लिए, कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो सेल कंसिडरेशन ले लेंगे एज पर फेयर मार्केट वैल्यू, ट्रांसफर एक्सपेंस को माइनस करेंगे, और फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो माइनस होता है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह अपन नेटवर्थ को माइनस करेंगे। जहां पे डेप्रिशिएबल एसेट अगर है, क्या है वहां पे, अगर डेप्रिशिएबल एसेट अगर है तो डेप्रिशिएबल एसेट के केस में आप क्या करेंगे, WDV ले लेंगे। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है तो उसके केस में बुक वैल्यू ले लेंगे, जैसे लैंड वगैरह हो गया। ठीक है, 35 AD है तो नील ले लीजिए, स्टॉक है तो उसका प्रॉफिट भी नील ले लीजिए, और अगर बुक वैल्यू तो सॉरी अगर लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का क्या ले लेंगे आप, बुक वैल्यू। यहाँ तक की बात क्लियर हुई? फिर हमने कुछ स्पेशल चीजों के बारे में बात की। लॉस या अनएब्जॉर्ब्ड गुडविल का वैल्यू ले लेंगे, नेचर क्या रहेगा, अगर 36 मंथ से कम है तो फिर शॉर्ट टर्म, 36 से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। अगर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे हमको दिख रही है
यानी 36 मंथ से ज़्यादा है, तो ये क्या बन जाएगा, लॉन्ग टर्म। हो सकता है कि कुछ एसेट्स जो हैं वो थोड़े से, कुछ एसेट्स ऐसे हों जो 36 मंथ से कम हो, पर क्योंकि अंडरटेकिंग काफ़ी पुरानी है, 38 महीने पुरानी, 38 मंथ पुरानी है, तो अपन अंडरटेकिंग को देखकर इसका नेचर क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म। इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा क्या, नहीं, इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई, आई होप क्लियर हो गया होगा। वैसे कोई और चीज़ तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बच रहा है, ठीक है। चलो, तो अपन आ जाते हैं अब हमारे स्टडी मैट में। हमारा जो सीएमए फाइनल का स्टडी मैट है, मैंने उसको यहाँ पे रिफर किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये स्टडी मैट, काफ़ी कंसाइज वे में सारी चीज़ें दी गई है। यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, क्या डेफिनेशन है, इट मीन्स ट्रांसफर by any undertaking for a lump sum consideration without assigning value to individual asset। तो इंडिविजुअल एसेट को ना बेचकर या इंडिविजुअल एसेट को कोई वैल्यू ना देकर जब मैं पूरी अंडरटेकिंग को बेचता हूँ, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, स्लम सेल, ठीक है। सेल कंसिडरेशन क्या होगा मेरा, फेयर मार्केट वैल्यू होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा मेरा, नेटवर्थ होगा, नेटवर्थ का कैलकुलेशन अभी आगे करेंगे। इंडेक्सेशन का बेनिफिट मुझे नहीं मिलने वाला। नेचर अगर 36 मंथ से ज़्यादा है तो क्या रहेगा आपका, लॉन्ग टर्म रहेगा, क्या रहेगा आपका, लॉन्ग टर्म, ठीक है। आगे आ जाते हैं, अगर कोई एसेट 36 मंथ से पुराना भी है ना, लेस देन 36 मंथ भी है, ऐसे केस में भी अपन उसको क्या कहेंगे, पूरा लॉन्ग टर्म ही कहेंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद नेटवर्थ का कैलकुलेशन कैसे होगा, तो नेटवर्थ का कैलकुलेशन करने के लिए अपन क्या करेंगे, सारे एग्रीगेट वैल्यू को ले लेंगे, लायबिलिटी की वैल्यू को माइनस कर देंगे और हमारा नेटवर्थ आ जाएगा। इसमें खास चीज़ें क्या है, अच्छा हाँ, एक पॉइंट मेरे से छोटा सा रह गया था, रिवैल्यूएशन अगर कहीं पे दिया हुआ है ना, तो रिवैल्यूएशन के इफेक्ट को आपको नहीं लेना है। क्या करना है, नहीं लेना है, यानी टोटली क्या करना है, इग्नोर, ठीक है। जनरली अगर मान लीजिए गुडविल वगैरह है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नील, ऑलरेडी बात हो गई। डेप्रिशिएबल एसेट को क्या करेंगे आप, डब्ल्यूडीवी ले लेंगे। अगर कोई एसेट 35 एडी में आया है तो क्या कर देंगे, उसको नील कर देंगे। अदर एसेट्स यानी कि नॉन डेप्रिशिएबल एसेट को अपन क्या करेंगे, बुक वैल्यू ले लेंगे। क्लियर हो गया। अगर कोई स्टॉक हमारे पास पड़ा है और उसका प्रॉफिट है हमारे पास, तो उस प्रॉफिट को आपको नहीं लेना है। कोई अगर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस करना है तो वो ट्रांसफरर कंपनी को अवेलेबल होगा और ट्रांसफरी कंपनी को अवेलेबल नहीं होगा। इज दिस क्लियर एवरीवन। अब ऐसा हो सकता है ना कि मैंने वैल्यूएशंस को बढ़ा दिया हो किसी तरीके से, ताकि वैल्यूएशन बढ़ाऊंगा तो मेरा नेटवर्थ बढ़ेगा, नेटवर्थ बढ़ेगा तो क्या होगा, कैपिटल गेन कम होगा, और कैपिटल गेन अगर कम होगा तो कहीं ना कहीं सरकार को जो टैक्स मिलेगा वो टैक्स कम मिलेगा। सही बात है, तो यहाँ पे बदमाशी की जा सकती है। अब इसी बदमाशी को रोकने के लिए एक फॉर्म लाया गया है। फॉर्म का नाम देखिए, कितना प्यारा फॉर्म का नाम है, फॉर्म 3CEA। कौन देगा इसको, चार्टर्ड अकाउंटेंट देगा, और उसमें ये सर्टिफाई करेगा कि जो नेटवर्थ है ना, वो नेटवर्थ एकदम करेक्टली अराइव हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्कोप बढ़िया से बढ़ गया है कि वो ये फॉर्म देगा, और ये फॉर्म देकर उसने अगर कह दिया कि पूरा नेटवर्थ का वैल्यूएशन एकदम करेक्ट है, तो हम ये मान लेंगे कि वैल्यूएशन एकदम करेक्ट है। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, इतना ही है, तो चलो क्वेश्चन को करते हैं सीधा। तो पहले अपन सीएमए फाइनल का क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अपन दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे। तो यहाँ पे आंसर भी जो सोल्यूशन उनका है वो आंसर भी है यहाँ पे, पर अपन ट्राई करते हैं ना कि बिना आंसर देखे अपन वैल्यू निकाले। ठीक है, मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। कैलकुलेटर कैलकुलेटर वेर इज कैलकुलेटर, अंदर रख दिया है मैंने शायद, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। चलो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं आराम से। X Limited has several undertaking carrying on several business during the year. During the year, the company sold one of its undertaking. One of its undertaking जैसे ही बोला, यानी 50B आ गया, स्लम सेल आ गया। अब क्या बोल रहा है, कितने में बेच रहा है, 300 लाख में बेच रहा है। इंडिविजुअल एसेट्स को कोई भी वैल्यू उसने नहीं दिया, बिल्कुल अच्छा काम किया। 242C में डेफिनेशन जो था वो मीट हो गया। अब इन लोग क्या बोल रहे हैं, लैंड जो है वो 50 लाख का है, मार्केट वैल्यू 100 लाख है। क्या मार्केट वैल्यू देखते हैं, लैंड क्या है, डेप्रिशिएबल कि नॉन डेप्रिशिएबल, सर नॉन डेप्रिशिएबल, डेप्रिशिएशन नहीं लगता लैंड पे। तो ऐसे केस में लैंड का क्या ले लेंगे, बुक वैल्यू, यानी कि कौन सा लेंगे अपन, 50 लाख लेंगे। कौन सा लेंगे, 50 लाख। मशीनरी 70 लाख का है, लेकिन उसका डब्ल्यूडीवी कितना है, 60 लाख। तो मशीनरी क्या है, डेप्रिशिएट होता है कि नहीं होता है, सर मशीनरी तो डेप्रिशिएट होता है, तो मशीनरी का डब्ल्यूडीवी लेंगे, यानी कितना लेंगे, 60 लाख ले लेंगे। क्लियर हो गया। फर्नीचर भी डेप्रिशिएट होता है, तो उसका भी कितना ले लेंगे अपन, 90 लाख ले लेंगे। ठीक है,
अच्छा, अब स्टॉक में अगर कोई गेन भी हो, जैसे स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो 30 लाख का स्टॉक है, पर 35 लाख का मार्केट वैल्यू, यानी कि 5 लाख का कुछ गेन है इसमें, लेकिन उस गेन को अपन नहीं देखने वाले। डेटर 40 लाख का है, क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटी आपका कितना है 50 लाख का, ब्रोकरेज लग रहा है आपका 5%, यानी जो मैंने कहा था ना कि ट्रांसफर एक्सपेंस भी आपको माइनस करना है, तो वो भी अपन यहाँ पे माइनस कर देंगे। क्लियर हुआ सभी को? पक्का? चलिए अब आंसर में आते हैं। अगर आप इसके आंसर को देखेंगे तो देखिए, इन्होंने लैंड को देखिए नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, इसलिए 50 लाख का क्या ले लिया सीधा बुक वैल्यू। स्टॉक डेटर इन पे भी कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता, तो इसका भी क्या ले लिया है बुक वैल्यू। ठीक है, तो 50 30 40 यहाँ पे ऐड हो गया। अब मशीनरी और फर्नीचर का इन्होंने क्या लिया है डब्ल्यूडीवी, क्यों? क्योंकि मशीनरी और फर्नीचर क्या है डेप्रिशिएबल एसेट। देखा वो नोट्स आ गया ना काम। तो 60 और 90 यहाँ आ गया, तो टोटल मेरा नेटवर्थ कितना बन गया, अभी तो लाइबिलिटी माइनस होगी सॉरी, टोटल कितना एसेट का वैल्यू बन गया 270। अब 270 में लाइबिलिटी की वैल्यू माइनस कर दीजिए, क्रेडिटर बुक वैल्यू पे जाएगा, 50 माइनस हुआ तो मेरा नेटवर्थ कितना बन गया, नेटवर्थ बन गया सर आपका 220 लाख। अब यही 220 लाख तो माइनस होगा, है कि नहीं? आपका फेयर मार्केट वैल्यू कितना है? तो फेयर मार्केट वैल्यू जो आपका सेल कंसिडरेशन है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 300 लाख का। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर 5% था, तो 300 लाख का 5% यानी 15 लाख। 285 बचा, इसमें से 220 माइनस हो जाएगा जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो फिर बचेगा कितना 65 लाख। इज दिस क्लियर एवरीवन? अभी जो 65 लाख है ये क्या होगा आपका लॉन्ग टर्म चला जाएगा, अगर 36 मंथ से क्या होगा ज्यादा होगा। आई होप यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ये सोल्यूशन हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सोल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, डन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि क्योंकि यहाँ पे 3 साल से ज्यादा ही ऑपरेट किया तो क्या लग जाएगा यहाँ पे लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म का कैलकुलेशन आई होप आपको आता है, 112 के हिसाब से आपको करना रहेगा। गॉट इट एवरीवन? चलिए अब एक सीए का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आपको भी तसल्ली हो जाएगी, आपको भी अच्छा फील होगा थोड़ा सा। चलो, तो ये सीए का एक क्वेश्चन है बढ़िया सा, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, जब इंस्टीट्यूट ने पहली बार, मतलब कि जब हमारे यहाँ पे पहली बार 50 भी आया था तब ये वाला क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, पर ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। मतलब इसका बस ईयर चेंज कर देते हैं, बाकी इसको यूज़ लगभग हर टीचर करता है, हर किताब में इसका एक क्वेश्चन आपको दिखेगा। हो क्या रहा है देखिए, हो ये रहा है सर कि एक्स लिमिटेड जो है, एक्स लिमिटेड ट्रांसफर कर रहा है, क्या ट्रांसफर कर रहा है, अपना यूनिट एन ट्रांसफर करना है। किसको यूनिट एन ट्रांसफर कर रहा है? वाई लिमिटेड को। क्लियर हो गया? तो सिर्फ यूनिट एन पे फोकस करना है, तो मैं यूनिट एन पे फोकस करूंगा, बाकी किसी और के ऊपर फोकस नहीं करूंगा। ठीक है, लाइबिलिटी भी किसका देखूंगा? सिर्फ यूनिट एन का। जब आप इस तरीके से थोड़ी मार्किंग कर लेते हैं ना, तो आपको फायदा क्या पहुंचता है कि आपका ध्यान नहीं भटकता। जब आप क्वेश्चन को करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बस मेरे को 1 2 3 इतना ही देखना है, बाकी जो भी दिया हुआ है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो एन का फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है 550, अदर एसेट दिया हुआ है 390, लाइबिलिटी दिया हुआ है 90। ठीक है, कुछ और फर्दर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या है हमारा, लमसम कंसिडरेशन मिल रहा है हमको 880 लाख का, यानी 880 लाख हमारा क्या बन गया, सेल की वैल्यू बन गई। फिक्स्ड एसेट में ना लैंड है जो कि खरीदे थे 60 लाख पे, बाद में रीवैल्यू करके उसको 90 लाख कर दिया गया है। क्या हम रीवैल्यूएशन को लेते हैं बच्चों? नहीं लेते। तो रीवैल्यूएशन को हटाइए, जो 60 लाख की वैल्यू थी हम उस 60 लाख के वैल्यू को ही लेंगे। किसको लेंगे अपन? 60 लाख के वैल्यू को ही लेंगे, 90 लाख को नहीं लेंगे। गॉट इट एवरीवन? अदर एसेट्स में बोल रहा है कि 550 लाख का टोटल है, उसमें से 90 का हमने लैंड लिया हुआ था, बाकी 407 का 460 का क्या है हमारा अदर फिक्स्ड एसेट, और उसका जो डब्ल्यूडीवी है वो डब्ल्यूडीवी कितना है हमारा 410 लाख। तो डेप्रिशिएबल एसेट का सीधा डब्ल्यूडीवी निकाल लेना होता है, वो दिया हुआ है आपको 410। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, सीआईआई दिया हुआ है। मुझे एक बात बताओ, क्या सीआईआई हमारे काम का है? कोई काम का नहीं है, क्योंकि आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। अच्छा, अदर एसेट कितना दिया हुआ है? अदर एसेट ऊपर दिया हुआ है 390। क्लियर हो गया? अच्छा चलिए करते। तो सबसे पहले नेटवर्थ कैलकुलेशन देख लेते हैं। नेटवर्थ के समय पे फिक्स्ड एसेट में आपको 90 नहीं लेना है, कितना? चलो पहले नेटवर्थ कैलकुलेशन देखते हैं। वर्किंग नोट में नेटवर्थ कैलकुलेशन है, तो देखिए लैंड की वैल्यू यहाँ पे 90 ना लेकर कितना लिए हैं 60। अदर एसेट्स की वैल्यू कितना लिए हैं 390, जो आपके बैलेंस शीट में दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है? बैलेंस शीट में। दिखा दो सर एक बार, ये देखो देखो देखो, ये देखो अदर एसेट में यूनिट एन में 390 है। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बाद डब्ल्यू 410 था, तो हम लोग को 410 ही लेना है। टोटल वैल्यू कितनी होगी 860, इसमें लाइबिलिटी की वैल्यू 90 दी हुई है ऑलरेडी क्वेश्चन में, वो माइनस करेंगे तो 770 हो जाएगा हमारा नेटवर्थ। हम लोग कंसिडरेशन 880 का मिल रहा था,
क्या कुछ ट्रांसफर का एक्सपेंस वगैरह दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? कुछ नहीं दिया है। तो 880 में 770 माइनस हुआ 110 का बन गया कैपिटल गेन, और ये आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। अभी लेकिन इस क्वेश्चन में ना हम लोग को टैक्स भी निकालने बोला है, तो चलो टैक्स भी निकाल लेते हैं। तो 110 के ऊपर 112 सेक्शन लगेगा, सेक्शन नंबर 112। तो जब सेक्शन नंबर 112 लगेगा तो 20% का टैक्स लगेगा। कितने का टैक्स लगेगा? 20%। कहाँ निकाला है इन्होंने? यहाँ निकाला है। तो 20% का टैक्स यानी 22 लाख हो गया, और अमाउंट के ऊपर अभी सरचार्ज एप्लीकेबल हुआ है 7% का। टोटल हो गया ये अमाउंट, और उसमें सेस ऐड करके हमारी टोटल क्या बन गई? टैक्स लायबिलिटी। क्लियर हो गया? तो सरचार्ज तो देखिए आप, अभी हम जिस असेसमेंट ईयर में बैठे हैं 2024-25, यहाँ पे सरचार्ज आपको ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 115 उसने ऑप्ट किया है कि नहीं, या नॉर्मल रेजिम में है, कहाँ पे है, वो सब मिला के आपको देखना पड़ेगा। ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, तो पुराना क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से सरचार्ज इन्होंने निकाला है। पर आई होप आपको नए सरचार्ज अच्छे से मालूम है, कैसे अप्लाई करते हैं, वो वाला आपको यहाँ पे नॉलेज यूज करना है। गॉट इट? तो स्लम सेल का जितना भी टॉपिक था, जितना भी नॉलेज देना था मुझे, वो मैंने आपको दे दिया है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। गॉट इट? थैंक यू।